Welcome to Sharad B. More English School Online Lecture. Good morning, student. Yesterday you have learnt about the different definitions of the motions. That motion is the relative concept. Then you have studied about the displacement and distance and the differences. Okay. Next thing you have studied about the speed and velocity. You have remembered the formula of the speed, that is the total distance traveled upon time required, and then you have seen the velocity is equals to displacement upon time. And then the point that you have to remember, that you have seen that the unit of the speed and velocity is same. ये देखा था आपने? अरे एक ही में नहीं लिखना है, बहुत सारा है। तो वही नाम दूसरे से इसमें 66 में से 7 ये नेम्स लिखना है। Okay, student. Now, effect of the speed and direction on velocity. अब हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं? इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। स्पीड और स्पीड पे जो डायरेक्शन है, सॉरी वेलोसिटी पे स्पीड और डायरेक्शन का क्या इफेक्ट होता है, वो हम लोगों को लर्न करना है। ओके, नाउ सी द थ्री pictures are given in figure 1.3. Three pictures are given, तीन pictures दिया है, and this their descriptions are given alongside, side by side their descriptions are mentioned. The Sachin is traveling on the motorbike. Explain what will happen if the following events during Sachin's ride. अब देखो यहाँ पे सचिन जो है डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में उसके वेलोसिटी पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा, वो हम लोगों को इस इवेंट्स को रीड करके समझना है। ओके, नाउ फर्स्ट केस, what will be the effect on the velocity of the motorbike if its speed increases or decreases but its direction remain unchanged? Now first one, first case, what will be the effect on the velocity of the motorbike? मोटरबाइक के वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ द स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट इट्स डायरेक्शन रिमेन अनचेंज? बोला है कि अगर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, मीन्स दैट मोटर बाइक रन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में रन कर रहा है, रोड पे रन कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में है। तो व्हाट विल हैपन इफ द स्पीड विल इंक्रीज, द वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ द स्पीड डिक्रीजेस देन वेलोसिटी आल्सो डिक्रीजेस। अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा देन वेलोसिटी विल आल्सो डिक्रीज। बट नेक्स्ट कंडीशन इन दैट द डायरेक्शन रिमेन अनचेंज, डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, मीन्स वो मोटर बाइक अपने ओरिजिनल प्लेस पे रिटर्न नहीं आना चाहिए। सेकेंड केस, तो यहाँ फर्स्ट केस में क्या हमने लर्न किया कि इफ़ द डायरेक्शन रिमेन अनचेंज और डायरेक्शन रिमेन सेम and the velocity increase on the speed and it decreases on decreasing the speed. Second case, case number 2, in case of turning on the road, will the velocity and speed be same? In case of turning on road, अब बोला है कि जो टर्निंग है रोड पर, will the velocity and speed be same?
अगर रोड पे टर्निंग है तो वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेगी क्या? नहीं, सेम नहीं रहेगी। टर्निंग में क्या करना पड़ता है, हम जो उसकी स्पीड जो है वो कम करनी पड़ती है, डिक्रीज करनी पड़ती है। अदरवाइज क्या होगा, दैट मोटरसाइकिल विल लीव दैट रोड, वो रोड को छोड़कर दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज करनी पड़ती है। If Sachin changes the direction of the motorcycle keeping its speed constant, what will be the effect on the velocity? अब बोला है कि अगर सचिन ओके व्हाट इज आस्क्ड हियर, क्या पूछा है इधर कि इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का डायरेक्शन चेंज करता है कीपिंग इट स्पीड कांस्टेंट और स्पीड सेम रखता है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पे क्या चेंज होगा। थर्ड केस, if on turning सचिन चेंजेस द डायरेक्शन, टर्निंग पे अगर सचिन डायरेक्शन चेंज करता है एज वेल एज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस कंक्लूजन्स, ओके, उसका जो कंक्लूजन्स आर गिवन बिलो, ओके, वो दिया है नीचे। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबोव दैट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय। अब हमको ये क्लियर हो गया कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन सेम रहता है, तो क्या होगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर डायरेक्शन सेम रहता है और अगर वेलोसिटी उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज होगा। नाउ फर्स्ट, चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, changing the direction while keeping the speed and changing the speed as well as direction। ओके अब क्या बोला है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबो वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंड ऑन द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय। अब वेलोसिटी कब चेंज होता है, अगर स्पीड को चेंज करते हैं और डायरेक्शन सेम रखते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस, if we change the direction and we keep the speed same, then also velocity changes। कि अगर हम उसकी स्पीड को सेम रखते हैं बट डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। एंड थर्ड, इफ़ वी चेंजेस द स्पीड, अगर हम क्या करते हैं, स्पीड चेंज करते हैं और डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, तो भी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ऑलवेज रिमेंबर, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर द स्पीड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम वाज गैलीलियो। पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो यूज किया, जो फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड दैट साइंटिस्ट वाज गैलीलियो, तो वो गैलीलियो ही थे। The speed of the sound in the dry air is 343.2 मीटर पर सेकेंड। अब जो स्पीड है एयर की ड्राई एयर में, जो साउंड की स्पीड है ड्राई एयर में, स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर, जो ड्राई एयर है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम होता है, ऐसे एयर को हम क्या बोलते हैं, ड्राई एयर। तो ड्राई एयर में, सूखी हवा में जो स्पीड है साउंड की 343.2 मीटर पर सेकेंड है, वाइल स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि लाइट की जो स्पीड है एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन इज अबाउट 29,770 मीटर पर सेकेंड। अब जो अर्थ का
रिवॉल्यूशन का जो स्पीड है सन के अराउंड वो 29,770 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है, इसलिए यहाँ पे किसके अंडर दिया है, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, जनरल साइंस का क्वेश्चंस है, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब हम लोगों को दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, व्हाट इज मीन बाय द यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट? सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम, अलाइक, एक जैसा। जैसे कि आपके स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, तो उसमें सभी स्टूडेंट, कोई रिच हो और इट दैट स्टूडेंट बिलोंग टू मिडिल क्लास, और वो पुअर हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हो, देन ऑल्सो ऑल शुड लुक अलाइक। सभी स्टूडेंट क्या दिखने चाहिए? अलाइक, एक जैसा दिखना चाहिए। दैट्स वाई यूनिफॉर्म्स आर कंपल्सरी इन स्कूल। इसलिए स्कूल में क्या जरूरी होता है? क्या कंपल्सरी होता है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? सेम, एक जैसा। एंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इज अपोजिट ऑफ द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या है? वो अपोजिट। लीनियर मोशन। अब हम लोगों को यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में स्टडी करना है। ओके, अब लीनियर मोशन क्या होगा? इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई चीज़ क्या करे? स्ट्रेट लाइन पे रन करती। फॉर एग्जाम्पल, ओके, लोकल ट्रेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द कल्याण एंड reaches to the CST, तो इट्स मोशन विल बी लीनियर मोशन। क्या होगा उसका मोशन? लीनियर मोशन। ओके, अब देखो, इसके बाद दूसरे टाइप का मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में क्या करता है वो? मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो सर्कुलर मोशन है। ओके, अब रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या होगा कि उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा, तो वो रैंडम मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द बटरफ्लाई विजिट द फ्लावर्स टू फ्लावर्स। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पे जब विजिट करती है, तो वो क्या होता है? रैंडम मोशन। ओके, अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म का मीनिंग आपको समझ में आ गया। व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मीन्स सेम, अलाइक, एंड नॉन यूनिफॉर्म नॉट सेम, एंड लीनियर मोशन। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव ऑन द straight line path, then that motion is called the linear motion. तो examples of linear motions, okay, अगर हम रोड पे वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो ये क्या है? लीनियर मोशन है। ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, जो एक समझो एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए मूव हो रही है, तो वो भी क्या है? लीनियर मोशन का एग्जाम्पल्स है। ओके, ये क्लियर हो गया लीनियर मोशन। ओके, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझेंगे हम लोग। सपोज इफ एनी व्हीकल्स ट्रेवल द 10 किलोमीटर in half an hour, and in next half an hour it again travel 10 kilometer, in next half an hour it again travel 10 kilometer, in next half an hour it again travel the 10 kilometer. So here the distance travel in a half an hour, each half an hour is 10 मीटर, सॉरी 10 किलोमीटर। वो एक फिक्स है कि हर आधे घंटे में क्या हो रहा है? इन ईच एंड एवरी हाफ एन आवर दैट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। तो हर एक आधे घंटे में अगर वो 10 किलोमीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, देन दैट व्हीकल्स मूव इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में मूव कर रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर कोई भी व्हीकल्स, इफ एनी व्हीकल्स covers equal distance in equal period of time, then that motion is called as the uniform linear motion. Okay, अब दूसरा जो समझना है कॉन्सेप्ट इसमें, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सपोज
अब जो कोई व्हीकल है हाफ एन आवर में 10 किलोमीटर्स ट्रेवल किया, नेक्स्ट हाफ एन आवर में क्या किया उसने, अगेन 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में सपोज उसने 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में सपोज उसने 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हियर इन द सेम time period the distance traveled is not constant, it not same, means it is changing, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, बिकॉज इन ईच हाफ एन आवर, हर एक हाफ एन आवर में द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। इट्स क्लियर नाउ स्टूडेंट? यस स्टूडेंट, इट्स क्लियर नाउ? किसी को कुछ डाउट्स है? Have you understood the meaning of uniform linear motion and non-uniform linear motion? Or is anybody having any doubt, not understood? Tell me. All of you understood, no? Okay. Now I will continue, okay? Okay, now yes, this we will understand by taking the examples given here. यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, उसको समझ करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि हुज थ्री Amar, Akbar and Anthony. Yet three persons names are given and they have traveled the different distances in different period of time. By seeing the distance travel in that time, we have to decide whose motion is the uniform linear motion and whose motion is non-uniform linear motion. Okay. Amar, Akbar and Anthony are traveling in the different cars with the different velocities. The distance covered by them during the different time intervals are given in the following table. अब ये तीन अमर, अकबर एंड एंथनी, ये थ्री पर्सन्स है एंड ऑल थ्री पर्सन्स आर ट्रेवलिंग इन द डिफरेंट कार्स। ये तीनों अलग अलग कार से ट्रेवल कर रहे हैं, ओके, कि दो पर्सन एक ही कार में नहीं है, दोनों अलग, तीनों अलग अलग कार्स में हैं। और वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उनका यहाँ पे डेटा है, और उस डेटा को ऑब्जर्व करके हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि किसका मोशन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है और किसका नहीं है। तो नाउ सी द फर्स्ट कॉलम, टाइम इन द क्लॉक। जो क्लॉक है, क्लॉक में जो टाइम शो कर रहा है दैट टाइम, distance covered by Amar in kilometer, distance covered by Akbar in kilometer, and distance covered by the Anthony in kilometers. Now see the time in a clock. At 5 o'clock, 5 o'clock को the distance covered by Amar 0 kilometer, Akbar 0 and Anthony 0 kilometer, means it is the starting time. Now time in a clock at 5:30 means after the half an hour, आधे घंटे के बाद, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अमर इज 20 किलोमीटर एंड अकबर ने जो ट्रेवल किया वो 18 किलोमीटर्स एंड एंथनी जो कवर किया वो कितना है, 14। नाउ अगेन आफ्टर हाफ एन आवर, अगेन फिर से आधे घंटे में जो अमर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, नाउ इट बिकम्स 40, 20 का क्या हो गया, 40, मीन्स हाफ एन आवर में उसने कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद में 6:30, फिर अगेन हाफ एन आवर में उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया कितना, 60 किलोमीटर। नेक्स्ट हाफ एन आवर में जो हो गया 80, अगेन नेक्स्ट हाफ एन आवर मीन 7:30 तक उसकी जो किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इट इज़ 100 एंड at 8 o'clock 120 kilometers. Now see the difference between each and every consecutive terms is same.
40 minus 20 is equals to 20, 60 minus 40 is equals to 20, 80 minus 60 is equals to 20, and 100 minus 80 is equals to 20. So here the distance traveled in each and every half an hour is 20 किलोमीटर। तो इसमें क्या मिल रहा है हम लोगों को, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में जो डिस्टेंस समर ने ट्रेवल किया है कि हर एक आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ओके, और ये कांस्टेंट है। नाउ सेकंड एग्जांपल्स, अब देखो 5 o'clock को 0 है, 5:30 को 18 किलोमीटर्स डिस्टेंस अकबर ने ट्रेवल किया। फिर अगेन हाफ एन आवर के बाद में 6 o'clock को वो 18 का कितना हो रहा है 36, मीन्स 18 किलोमीटर जो है डिस्टेंस उसमें और कवर किया हाफ एन आवर में। नाउ एट 6:30 को कितना हो रहा है उसका डिस्टेंस 42, कितना हो रहा है 42 दिया है टेबल में। तो 18 के बाद कितना हुआ 36, मीन्स 18 उसमें इंक्रीज हो गया। ओके, एंड आफ्टर 36 42 माइनस 36 तो कितना आ रहा है 42 माइनस 36 कितना आ रहा है 14 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, आधे घंटे में वो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ एन आवर में 18 किलोमीटर डिस्टेंस का डिफरेंस है। नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट में जो है 42 माइनस 36 कितना 6 किलोमीटर का डिफरेंस है। नेक्स्ट में देखो 6:30 to 7 o'clock 70, ओके, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया 70, एंड उसके पहले जो हाफ एन आवर 42 है, कितना है 42, तो डिफरेंस कितने का हुआ 17 माइनस 42 28 का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट हाफ एन आवर में जो है 95 माइनस 70 मीन्स 25 का डिफरेंस। तो इन सेकेंड केस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अकबर इन ईच हाफ एन आवर इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिंग। ये क्या हो रहा है वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, हर एक आधे घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, वो सेम नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो दैट्स वाई द डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इज नॉट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है, तो हम लोग इस डेटा से भी समझ सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी इन किलोमीटर्स। नाउ एट 5 o'clock 0 किलोमीटर, एट 5:30 14 किलोमीटर, इन नेक्स्ट हाफ एन आवर 28, इन नेक्स्ट हाफ एन आवर 42। ओके, तो अब देखो फर्स्ट और सेकेंड नंबर में 14 का डिफरेंस है, अगेन 14 का डिफरेंस है, एंड एट 7 o'clock द डिस्टेंस कवर्ड इज 56, एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर में कितना हो रहा है 70, एंड नेक्स्ट अगेन हाफ एन आवर में कितना हो रहा है 84। तो थर्ड में भी क्या है, यस डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर्स इज सेम, 28 minus 14 is 14, 42 minus 28 is 14. Okay, so here the distance travel in each half an hour is constant. So this is also example of the uniform linear motion. तो जो अमर ने और एंथनी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, और जो अकबर ने किया है वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। यूज योर ब्रेन पावर। अब क्या देखना है आपको, what is the time interval between the noting of the distance made by Amar, Akbar and Anthony? What is the time interval? अब time interval बोला है नोट करने का, तो what is the time interval given here? half an hour, because yes time at 5 o'clock started from 5 o'clock, next 5:30, next one 60, so here the time interval is half an hour. Who has covered equal distance in equal time interval? अब पूछा क्वेश्चन, who has covered equal distance in equal time interval? So now Amar and Anthony have covered, okay, not has, have covered equal distance in equal time interval. Next, are all the distances covered by Akbar in fixed time interval the same? अब जो अकबर ने ऑल डिस्टेंस ट्रेवल किया फिक्स टाइम इंटरवल में, फिक्स टाइम इंटरवल मीन हाफ एन आवर में, वो सेम है क्या?
तो योर आंसर विल बी नो, इट इज डिफरेंट। फोर्थ क्वेश्चन, considering the distance covered by Amar, Akbar and Anthony in fixed time interval, what can you say about their speed? अब जो है डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया अमर, अकबर और एंथनी ने फिक्स टाइम इंटरवल में, तो उनके स्पीड के बारे में क्या बोलोगे? ओके, तो जो अमर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो स्पीड विल बी सेम। क्या होगा? स्पीड विल बी सेम बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड का क्या है फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो हियर इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हियर स्पीड विल बी सेम। और जो एंथनी ने भी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी भी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बट जो अकबर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस उसकी जो स्पीड होगी वो चेंज होगी, अलग अलग होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, it is said to be moving with the uniform speed. I already told to you that yes, if any object travels the equal distance in equal time interval, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल और फिक्स्ड टाइम पीरियड में, then that speed is called the uniform speed. Okay, if all objects cover unequal distance in equal time interval, it is said to be moving with the non-uniform speed. So this is the example. This is the definition of the non-uniform speed. For example, the motion of the vehicle being driven through the heavy traffic. अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल्स है, जैसे कि कहीं पे अगर हैवी ट्रैफिक है, उस हैवी ट्रैफिक में अगर कोई व्हीकल रन कर रहा है या उसको ड्राइव किया जा रहा है, देन it will be not uniform, that will not be in uniform non-uniform speed. Now next part that we have to understand acceleration. अभी तक हमने क्या समझा? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एक्सीलरेशन। ओके, चेंज इन द वेलोसिटी। अब देखो फिगर 1.4, लेट्स ट्राई दिस। ये घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो। टेक 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब एंड कट इट लेंथवाइज इनटू द टू हाफ्स। अब क्या करना है? देखो यहाँ पे क्या बोला है, 1 मीटर लंबी प्लास्टिक की ट्यूब लेनी है और उसको लेंथवाइज ओके टू इक्वल हाफ्स में कट करना है। अब आपने देखा होगा कि जो रेनी सीजन में जो पतरे का पानी गिरने के लिए जो पानी पाइप के थ्रू नीचे लाया जाता है, उसका भी जो हाफ पार्ट कट किया रहता है उसको हम बोलते हैं पनाली। ओके, वो पनाली फिर नीचे पाइप से कनेक्टेड रहता है और वो फिर पानी डायरेक्टली पतरे से ना गिर के वो पाइप से नीचे आ जाता है। तो सेम वैसे ही जब पाइप को कट करोगे तो यू विल गेट द टू इक्वल हाफ्स ऑफ दैट ट्यूब। टेक वन ऑफ द चैनल शेप्ड पीस, टेक वन ऑफ द चैनल शेप्ड पीस, place one of its end on the ground and hold the other at the some height from ground as shown in the figure 1.4. ओके, अब क्या करना है आपको? उसका जो चैनल की तरह जो शेप्ड है, मतलब जो इनवर्डली कर्व्ड है, इनवर्डली जो कर्व्ड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे हम लोग उसका फेस, और जैसा फिगर 1.4 में शो किया है। एंड देन वी विल टेक द स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैनल। अब क्या करेंगे हम लोग? जो एक बॉल लेंगे छोटा सा, उसको ऊपर के एंड से उस चैनल में छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे। तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? दैट बॉल विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। ओके, ऊपर से कहाँ पे आना चालू हो जाएगा? ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ मूव होना चालू होगा। ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट्स रोल डाउन अलोंग द चैनल। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल। तो व्हेन यू विल रिलीज दैट बॉल, the velocity will be less as the ball reaches to the, that is the ball reaches to the ground, its velocity increases, and when it touches the ground then velocity becomes zero. जैसे ही वो क्या होगा? ग्राउंड को टच करेगा तो वो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज इट रोल डाउन अलोंग द चैनल।
Is its velocity the same at all point? So your answer will be no. Observe how the velocity changes as it moves from top through the middle and to the bottom. और क्या ऑब्जर्व करना है कि हाउ वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है जब वो टॉप से मूव होता है, तो टॉप पे क्या उसकी वेलोसिटी रहती है, मिडल में क्या होती है और बॉटम में क्या रहती है, वो देखना है आपको। तो क्या आपको लगेगा एट टॉप द वेलोसिटी विल बी लेस, एट बिगिनिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, मिडल में क्या होगी, वेलोसिटी हाई, एंड व्हेन इट टचेस टू द ग्राउंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यू मस्ट हैव ऑल प्लेड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क, आपने सभी ने, यू मस्ट हैव ऑल प्लेड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क, स्लाइड में आप सभी लोगों ने जरूर स्लाइड पे खेला होगा। You know that while sliding down the velocity is less at the top, तो सभी ने प्ले किया होगा एंड सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं ऑब्जर्व किया होगा तो लेट थिंक इट। ओके, तो क्या होता है एट टॉप वेलोसिटी क्या होती है, लेस, सबसे कम होती है। इट इंक्रीजेस इन द मिडल, और वो मिडल में क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंड बिकम जीरो टुवर्ड्स द एंड, और जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे क्या हो जाती है, जीरो। The rate of change of going on, the rate of change of velocity is called acceleration। तो अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है एक्सीलरेशन, ओके, अब क्या समझा एक्सीलरेशन से, जो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ओके, क्लियर हो गया। जो बाइक्स होती है उसमें क्या लगा रहता है, एक्सीलरेटर रहता है। एक्सीलरेटर क्या करता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ unmute yourself and if you have any doubt ask to me. I will continue the remaining part in the next lecture. I think you have understood the uniform and non-uniform linear motion. Okay student, is anybody having any doubts? Okay student, now I am ending the lecture.